हेलो, वेलकम टू अ चैनल द वियर्डोज। और हम लेके आए इस बार हिस्ट्री का चैप्टर 10th स्टैंडर्ड हिस्ट्री, फर्स्ट चैप्टर हिस्टोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। अब इसमें कुल 4 पार्ट है। द फर्स्ट पार्ट इज ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी, मॉडर्न हिस्टोग्राफी, सॉरी या इसमें 4 पार्ट है। एक है ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी, एक है मॉडर्न हिस्टोग्राफी, एक है डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोग्राफी। इसीलिए चैप्टर का नाम है हिस्टोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। वेस्ट मतलब यूरोप, तो इसीलिए ये है कि डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोग्राफी। और ये है नोटेबल स्कॉलर्स की। इस फील्ड के नोटेबल स्कॉलर्स कौन है, जिनके ऊपर जिन्होंने किताबें लिखी है हिस्टोग्राफी की। तो पहला है ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी, फिर आता है मॉडर्न हिस्टोग्राफी, फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंटिफिक पर्सपेक्टिव यूरोप एंड इन हिस्टोग्राफी और नोटेबल स्कॉलर्स। तो ये सारी चीज़ें होती है। इसमें से आज हम देखेंगे ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी एंड मॉडर्न हिस्टोग्राफी। तो इसमें हम आज ये करेंगे ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी, मॉडर्न हिस्टोग्राफी। सो लेट्स मूव। Historical research, writing and studies are carried out with an objective of understanding the chronology of the past event and their interconnection. This is a continuous process. याद रखना, इस चीज़ को हमेशा याद रखना है कि historical research, writing and studies are carried out with an objective of understanding the chronology, understanding the chronology यानी एक क्रम होता है। क्रोनोलॉजी यानी एक क्रम होता है, एक सीक्वेंस होता है। नेवर एवर एक के बाद तीन, तीन के बाद दो, दो के बाद सात, सात के बाद पाँच, ऐसा कभी नहीं होता है। तो क्रोनोलॉजी इज 1 2 3 4 5, हमेशा ऐसे ही होता है। इट इज नेवर लाइक दैट। तो क्रोनोलॉजी ऑफ द पास्ट इवेंट्स एंड देयर इंटरकनेक्शंस, ये याद रखना। दिस इज इंटरकनेक्शंस एंड दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। हमेशा होता रहता है ये प्रोसेस, ये कभी बदलता नहीं है। हिस्टोरिकल रिसर्च इसी तरह से चलता आता है, चलता जाएगा। इंटरकनेक्शंस यानी छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद छत्रपति संभाजी महाराज ने गद्दी संभाली, उसके बाद छत्रपति राजाराम महाराज ने गद्दी संभाली। ये जो है ये इंटरकनेक्शंस है। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे हैं छत्रपति संभाजी महाराज, तो ऑब्वियसली छत्रपति संभाजी महाराज शिवाजी महाराज के पहले तो गद्दी नहीं संभालेंगे, उनके बाद ही संभालेंगे। ये एक सिंपल क्रोनोलॉजी है और इन दोनों के बीच का इंटरकनेक्शंस है। छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा से एस्केप होकर आ गए, ऐसे ही औरंगजेब ने उनको मिलने बुलाया था। उससे पहले पुरंदर की ट्रीटी हुई थी, तब जाके छत्रपति शिवाजी महाराज को मजबूरी में जाके दिल्ली मिलना पड़ा औरंगजेब से, और फिर औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया और फिर उनको एस्केप होना पड़ा मिठाई के डब्बे से। ये सारी बातें, ये क्या इंटरकनेक्शंस है। ऐसे नहीं कि शिवाजी महाराज आगरा ऐसे ही घूमने गए थे और वहां से उनको एडवेंचर करना था तो यूं ही एस्केप होके आ गए, ऐसा नहीं होता है। उसके बीच में इवेंट में कुछ इंटरकनेक्शंस है और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। In the physical and natural sciences, the empirical method, laboratory method of experiment and observation is used. Physical and natural sciences में होता है, लेबोरेटरी मेथड यूज किया जाता है, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ऑब्जर्वेशन होता है। आपने इस केमिकल में उस केमिकल को डाला तो एक कंपाउंड बना या कुछ हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, रिप्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ। ये सारा फिजिकल नेचुरल साइंसेस में होता है कि ये करके देखेंगे तो कोई फाइबर निकाल के देखेंगे संतरे का, या कहीं से तो आरएनए निकाल के दिखाएंगे, कहीं से डीएनए निकल के दिखाएंगे। ये सारी चीज़ें होती है। तो ये लेबोरेटरी मेथड है, वो कुछ मशीन्स होते हैं, वो कुछ एक्सपेरिमेंट होते हैं, प्रोटोकॉल होता है, जो डिज़ाइन होता है उस तरीके से होता है। तो वो होता है एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशंस के ऊपर। एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो ये होता है वेरीफाई करने के लिए, अवेलेबल नॉलेज वेरीफाई करने के लिए। कोई फला थियरी है, अगर न्यूटन ने बोल दिया है कि ग्रेविटी होती है, तो किसी ने ऐसे ही बिलीव नहीं कर लिया कि ग्रेविटी होती है या नहीं होती है। लोगों ने क्या किया, उसके एक्सपेरिमेंटल काम करके देखे, प्रैक्टिकल काम करके देखे और ये वेरीफाई किया। तो वेरीफाई करने के बाद ही लोगों ने माना कि ग्रेविटी होती है, उसका मैथमेटिकल एविडेंस, उसका साइंटिफिक एविडेंस, ये सारी चीजें होती है।
और ये मेथड अलाउज फॉर्मुलेटिंग लॉज, ये लॉज फॉर्मुलेट होते हैं, जैसे कि वो लॉ फॉर्मुलेट हुए ना, जैसे कि वो लॉ फॉर्मुलेट हुए, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, ये लॉ फॉर्मुलेट हो गए, तो ये हुआ। और ये रिमेन ट्रू इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम एंड द स्पेस। भले आप मुंबई में ग्रेविटी चेक कर लो, या भोपाल में ग्रेविटी चेक कर लो, या गुजरात में ग्रेविटी चेक कर लो, साउथ इंडिया में, ऐसा कहीं नहीं होता है कि मुंबई में कोई चीज़ ऊपर से नीचे डाल दी, वो नीचे चली गई, और आपने चेन्नई में वो काम कर दिया तो वो ऐसे बम करके ऊपर चली गई। नहीं नहीं, चेन्नई में ग्रेविटी काम नहीं करता। कहीं भी ग्रेविटी काम तो करेगा, ऊपर से उठाई हुई चीज़ नीचे जाएगी। ये इरिस्पेक्टिव ऑफ टाइम एंड स्पेस ये चीज़ें कांस्टेंट रहती है। दोज लॉज कैन बी टेस्टेड एंड प्रूव्ड रिपीटेडली। कितनी भी बार कर लो, किसी भी जगह पे कर लो, आपको वही प्रूव होगा, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट्स के साथ ही हुआ है। एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद ही इस चीज़ों की पुष्टि होती है। तो देन अगर आप देखेंगे इन हिस्टोरिकल रिसर्च इट मे नॉट बी पॉसिबल टू यूज दिस मेथड ऑफ लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस। मे नॉट बी क्या, होता ही नहीं है। अभी कोई ऐसा कर दिया क्या कि HCl में H2SO4 डाल दिया और औरंगजेब बाहर आ गया? ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा कोई आप कर नहीं सकते। ये किसी ने इथेनॉल ले लिया, किसी ने एसीटोन ले लिया, किसी ने मरकैप्टो इथेनॉल कर लिया और वहाँ से मोहम्मद तुगलक निकल आया, ऐसे नहीं होता है। ऐसे आप कुछ बना नहीं सकते हो। ना ही टाइम मशीन में जाके आप उस इवेंट में जाके बैठ सकते हो कि नहीं नहीं हमें अभी देखना ही है कि ये लड़ाई कैसी हुई थी। हम इधर से बैठ के मस्त में पॉपकॉर्न खा के, लेस खा के इधर लड़ाई देखेंगे और देखेंगे किसने किसको मारा, सच में ऐसा हुआ था क्या, सच में ये लोग ने लड़ाई किया था क्या, ये आप जाके देखोगे। ये पॉसिबल ही नहीं है। वी आर नॉट प्रेजेंट इन दैट हिस्टोरिकल टाइम एंड स्पेस एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स कैन नॉट बी रिक्रिएटेड। ऑल्सो इन हिस्ट्री इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉर्मुलेट लॉज। ऐसा नहीं होता है कि अगर आप एक राजा की दूसरे राजा के साथ लड़ाई लगाओ और आप एक थियरी करो कि नहीं यही राजा जीतेगा और बाय लॉ यही राजा जीतना चाहिए, ये राजा हार न जाना चाहिए। लेकिन होता उल्टा है। आप जिसके ऊपर शायद थियरी लगाओ या जिसकी थियरी में जिसके ऊपर आप बोलो कि ये जीत जाएगा, वो राजा हार सकता है जंग। ऐसी कोई कंपल्सन नहीं है कि हिस्ट्री का कोई लॉ नहीं होता, क्योंकि ह्यूमन माइंड का कोई लॉ नहीं होता है। तो टू बिगिन वी नीड एन एक्सपर्ट who knows the language and the script of the historical document। यहाँ पे आपको याद रखना है कि आपको लैंग्वेज और स्क्रिप्ट का ज्ञान होने वाला इंसान वहाँ चाहिए ही चाहिए। टू बिगिन वी नीड एन एक्सपर्ट हु नोज द लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट ऑफ द हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। अगर आप उर्दू और फारसी में लेटर लिख के दे दो या लिखे हुए लेटर आप पढ़ो और आपको उसमें उर्दू और फारसी समझ में नहीं आती है और फिर भी आप उसका अपने ही तरीके से मीनिंग निकाल रहे हो, तो वो लेटर सही इंटरप्रेट नहीं होता है। ऑल्सो द एक्सपर्ट्स कैन एग्जामाइन द ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट, कि सच में अगर वो लेटर है तो वो 2 साल पहले 200 साल पहले का है, 300 साल पहले का है, 400 साल पहले का है। तो ये ऑथेंटिसिटी डिटरमाइन करते हैं। सबसे पहले तो लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट का एक होना चाहिए एक्सपर्ट, उसके बाद अंडरस्टैंड करना चाहिए वो लिखे हुए मीनिंग को। ऑल्सो एग्जामाइन द ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए कि नहीं नहीं ये लेटर 350 साल पहले लिखा गया है। नहीं तो कोई भी पुराना कागज और पुरानी स्याही से लिख के आपको कुछ भी दे दे और बोले 350 साल पहले लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया है। लेटरिंग स्टाइल है, ऑथर स्टाइल ऑफ राइटिंग है, मैन्युफैक्चरिंग ऑथर स्टाइल ऑफ राइटिंग है, मैन्युफैक्चरिंग डेट है, टाइप ऑफ पेपर है, लेटरिंग स्टाइल है, स्टैम्प्स ऑफ अथॉरिटी है। अगर शिवाजी महाराज का लेटर आइडेंटिफाई करना हो तो शिवाजी महाराज के टाइम पे जिस तरह से फॉन्ट था, जिस तरह से लिखते थे, जिस तरह से मराठी का लहजा था, वो समझ में आ जाता है। डेट एंड टाइप, अगर लिखा है कि वो 1632 का लेटर है तो 1632 का लेटर है। टाइप ऑफ पेपर, आज जैसे हम पेपर यूज करते हैं बुक के हो, नोटबुक के हो, ऐसे ऐसे पेपर तब यूज नहीं होते थे, तब अलग भूर्ज पत्र बोलते थे उसे। और टाइप ऑफ स्टैम्प ऑफ अथॉरिटी, मतलब शिवाजी महाराज का लेटर है तो शिवाजी महाराज का अपना स्टैम्प होता था, जो इस तरह से ऐसे लिख के आता था कि प्रतिपत चंद्र लेखे व वरदिष्णु विश्ववंदिता शाह सुनो शिवस्या मुद्रा भद्राय राजत, ऐसे लिखा हुआ शिवाजी महाराज का एक स्टैम्प होता था और वही स्टैम्प पेपर पर लिखा हुआ होता था। तो ऐसे डॉक्यूमेंट को फर्दर स्क्रूटिनाइज किया जाता है बाय हिस्टोरियन विद द हेल्प ऑफ रिलेवेंट हिस्टोरिकल रेफरेंसेस। ऐसे कोई क्रॉस रेफरेंस है क्या? अगर वो लेटर कहीं भेजा है तो कहीं भेजा है मतलब ऐसे हवा में नहीं भेजा है।
अगर पुणे से लेटर भेजा है औरंगाबाद, तो पुणे में उसका एक कॉपी होना चाहिए, औरंगाबाद में उसका एक रिसीवर्स कॉपी होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास भी होता है ना, हम भी मेल रखते हैं ना आज के ज़माने में, सीसी बीसीसी ऐसा मेल रखते हैं ना, तो कहीं से सेंट है मेल तो कहीं में रिसीव में तो होना चाहिए। ऐसे रिलेवेंट हिस्टोरिकल रेफरेंसेस से हमें वो पता कर लेना चाहिए। तो ये ऐसा है, ये बॉक्स में अलग से समझाऊंगा ये क्या होता है। Methods of various disciplines are useful in the historical research. For example, archaeology, archival science, manuscriptology, एपिग्राफी मतलब स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, मतलब लेटर्स की लैंग्वेज, स्क्रिप्ट की लैंग्वेज, देवनागरी है, पाली है, अर्धमागधी है, क्या है। तो जैसे आर्कियोलॉजी, आर्काइवल साइंस, आर्काइव मतलब किस तरह से किसी चीज़ को आर्काइव करके रखना है, उसे संभल के रखना है, उसका प्रिजर्वेशन करना है, उसका एक अलग से साइंस है। आर्कियोलॉजी मतलब अगर कुछ ज़मीन के नीचे एविडेंस है या कहीं और को पुराना लेटर मिलता है, तो आर्कियोलॉजी वो उस तरह से रिट्राइव करना उस डॉक्यूमेंट्स को लेना, वो एक अपना आर्ट होता है। लिंग्विस्टिक्स मतलब भाषा का ज्ञान। न्यूमिस्मेटिक्स स्टडी ऑफ कॉइन्स, न्यूमिस्मेटिक्स स्टडी ऑफ कॉइन्स, ये बहुत ही रेयर टर्म है, पहली बार सुना रहेगा। न्यूमिस्मेटिक्स स्टडी ऑफ कॉइन्स मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम कौन सा कॉइन यूज करते थे, औरंगजेब के राज में कौन सा कॉइन यूज करते थे, राजा कृष्णदेव राय के टाइम पे कौन सा कॉइन यूज करते थे, ऐसे। एंड स्टडी ऑफ लीनिएज, जीनियोलॉजी, लीनिएज मतलब कौन से वंश से कौन सा वंश आया है, कौन से वंश के बाद कौन सा वंश आया है, या जिस तरह से भी आप बोलते हो डिसेंट, कैसे डिसेंट हुआ है वो चीज़, वो आपको मालूम होना चाहिए। तो सबका अपना पहला पार्ट है ट्रेडिशन ऑफ हिस्टियोग्राफी। वी हैव लर्नड अबाउट द हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, क्रिटिकली एग्जामाइनिंग द हिस्टोरिकल सोर्सेज एंड राइटिंग द हिस्टोरिकल नैरेटिव। हिस्टोरिकल नैरेटिव कैसे लिखा जाता है, हिस्टोरिकल सोर्सेज कैसे होते हैं। द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव इज नोन एज हिस्टियोग्राफी। अ स्कॉलर हु राइट सच अ नैरेटिव इज अ हिस्टोरियन। ये आपको हमेशा याद रखना है। The writing of critical historical narrative is known as historiography। और जो भी ऐसा स्कॉलर हो जो क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव को लिखता है उसे कहते हैं हिस्टोरियन। द हिस्टोरियन कैनॉट इंक्लूड एवरी पास्ट इवेंट इन हिज नैरेटिव। वो जो लिखता है उसका हर इवेंट क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब वो नहीं लिखता है। द इंक्लूजन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स बाय द historian often depends on the conceptual framework adopted by him। conceptual framework adopted by him इसका मतलब वो जो कंसेप्ट पकड़ता है उस कंसेप्ट के ऊपर ही उसको वो नैरेटिव चलाना पड़ता है, उसे वो डॉक्यूमेंट्स लिखना पड़ता है, उसे वो अपनी भाषा लिखनी पड़ती है। अगर किसी ने कोई टॉपिक लिखा, छत्रपति शिवाजी महाराज एंड द एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स इन द टाइम्स ऑफ स्वराज्य, तो वो हिस्टोरियन, अगर कोई स्पेसिफिक हिस्टोरियन ये टॉपिक पे रिसर्च करता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज एंड एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स इन स्वराज्य, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज ने खेती और एग्रीकल्चर के लिए जो भी काम किया उसके रिगार्डिंग अगर कोई हिस्टोरियन लिखता है, तो वो ये नहीं लिख सकता कि शिवाजी महाराज ने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, शिवाजी महाराज ने कितने शत्रुओं को मार गिराया, वो पन्हाला के ट्रैप से निकलकर विशालगढ़ के ट्रैप पे चले गए। ये सारी चीज़ें आएंगी ना, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, वो इनएविटेबल पार्ट है, वो आएगा रेफरेंस के थ्रू, लेकिन हर बार लड़ाई की बातें नहीं होंगी। अगर उन्होंने एग्रीकल्चर रिफॉर्म बनाया तो खेतीबाड़ी के लिए शिवाजी महाराज ने क्या काम किया, खेतीबाड़ी के लिए शिवाजी महाराज जनता के साथ क्या करते थे, रैयत को कर्जा देते थे कि नहीं देते थे, तो कैसे देते थे, जमीन कैसे नापते थे, ये सारी चीजें आती है। तो ये होता है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। दूसरा है ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग हिस्टोरिकल नैरेटिव, दैट इज हिस्टियोग्राफी, was not prevalent in the ancient societies of the world। अभी एंशियंट टाइम पे ये सब कोई लिखता नहीं था। द ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग हिस्टोरिकल नैरेटिव, ये पहले तो वही लिखता नहीं था। हाउएवर दैट डज नॉट मीन दैट दे वर नॉट अवेयर ऑफ द हिस्टोरिकल टाइम और वर नॉट ईगर टू नो अबाउट इट। एंशियंट पीपल ऑल्सो फेल द नीड ऑफ पासिंग द स्टोरी ऑफ द लाइफ एंड वेलर ऑफ द एंसेस्टर्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। उनको भी इतिहास को लेकर, हिस्ट्री को लेकर एक कौतूहल था, एक अपनी जिज्ञासा थी कि नहीं, हमें भी हमारे पूर्वजों के पराक्रम लोगों को बताने थे। तो ज़्यादा से ज़्यादा
वो माउथ पब्लिसिटी से होता था। ये आप स्टोरी सुन रहे हो रामायण की, महाभारत की, ये सारी चीज़ें माउथ टू माउथ ज़्यादा पब्लिश हो जाती है, माउथ टू माउथ ट्रांसफर हो जाती है। किसी किसी के पिताजी होते हो अपने बच्चे को बोलते हैं, वो बच्चा अपने बच्चे को बोलता है, वो बच्चा अपने बच्चे को बोलता है, ऐसे करके ये स्टोरीज बाय जनरेशन पास हुई है। इसके ऊपर अभी ईडियम्स बने हैं। इसीलिए कोई चीज हम बोलते हैं ना कि कोई चीज का कोई सहारा नहीं, तो हम बोलते हैं राम भरोसे, तो इसमें भी राम आ जाता है, क्योंकि किसी का सहारा नहीं तो राम का सहारा है। रोज की कहानी चल रही है, रोज का आपका डेली रूटीन चल रहा है, तो उसके लिए एक वर्ड है राम रगाड़ा। तो राम रगाड़ा यानी ठीक है, जो हमें प्लान किया गया है, जो हमारे साथ प्लान किया गया है वैसा हमें काम करना है। तो इसमें ये ईडियम्स में आके बैठे हैं, ये हमारे कथाएं, ये हमारे ईडियम्स में आके बैठी है, ये हमारे डेली स्टोरीज में आके बैठी है। तो ये हुआ है क्योंकि हिस्टोरिकल टाइम को बताना है, ये हमारे पूर्वजों को भी लगता था। ये ऐसे कोई डिसिप्लिन नैरेटिव नहीं लिखता था, लेकिन ये लोग भी बताते थे। तो एंशियंट पीपल ऑल्सो फेल्ट द नीड ऑफ पासिंग द स्टोरीज। एंशियंट कम्युनिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज वेरियस मीन्स लाइक केव पेंटिंग, स्टोरी टेलिंग, सिंगिंग सॉन्ग्स एंड बैलेट। जैसे मैंने बोला कि ये अपने सॉन्ग्स होते हैं, वेरियस केव पेंटिंग्स, गुम्फाओं में पेंटिंग होती है, स्टोरी टेलिंग होती है, सिंगिंग सॉन्ग्स एंड बैलेट्स फॉर दिस पर्पस। दिस ट्रेडिशनल मीन्स आर लुक्ड अपॉन एज द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री इन द मॉडर्न हिस्टोग्राफी। इन गानों की, इन केव पेंटिंग्स की, इन फोक सॉन्ग्स की, बैलेट्स की, ये सारी अहमियत रखते हैं मॉडर्न हिस्टोग्राफी में। तो एंशियंट स्टोरी टेलिंग का कोई मतलब नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये कोई प्राइमरी सोर्स है। एंशियंट स्टोरी टेलिंग इज एंशियंट स्टोरी टेलिंग इज द सोर्स ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी। इन कथाओं से यहाँ नैरेटिव सेट होने में मदद होती है, फिर वो केव पेंटिंग हो, स्टोरी टेलिंग हो, बैलेड्स हो, सिंगिंग सॉन्ग्स हो।